नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी की फर्स्ट क्लास लेंगे, चैप्टर फर्स्ट, जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे कंपनी रूल 1773 से 1858 और क्राउन रूल पढ़ेंगे 1858 से 1947। ये दो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के। तो हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे कि भारत में जो ब्रिटिश आए थे 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे और व्यापार करने आए थे। ठीक। और उसके बाद कंपनी कुछ दिन तक तो व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, लेकिन 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार उसको प्राप्त हो गया और इस अधिकार में राजस्व और न्याय का अधिकार प्राप्त हुआ था और इसके तहत ही भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में उसके क्षेत्रीय बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई। अब हम लोग चार्ट के माध्यम से नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि क्राउन रूल और कंपनी रूल में कौन कौन से एक्ट आए थे। तो सबसे पहले कंपनी रूल में देखते हैं हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऐसे चार्टर एक्ट 1793 और फिर चार्टर एक्ट 1853 जो लास्ट एक्ट था वो कंपनी रूल का। फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन रूल चालू हो गया 1858 से। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया और फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये लिखा हुआ है। और इस चार्ट को मैंने इसलिए बनाया है कि आप लोग इसको देख के ये समझ लें कि कंपनी रूल और क्राउन रूल के बीच में कौन कौन से एक्ट अधिनियम पारित हुए और उन अधिनियमों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी, वो हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब कंपनी रूल इन इंडिया 1773-1858। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आप लोग या तो नोट कर लीजिएगा, उससे आप लोग को बहुत मदद मिलेगी नोट्स प्रिपेयर करने में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कंपनी रूल के रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से थे वो हम लोग जानते हैं। इसका संवैधानिक महत्वपूर्ण था। तो सबसे पहला पॉइंट जो ए हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक स्टेप टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब इसका क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था इस एक्ट के द्वारा। फिर बी पॉइंट मेंशन किया हमने कि रिकॉग्नाइज फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल। मतलब इसका ये है कि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी इस एक्ट के द्वारा। और फिर सी पॉइंट हमने मेंशन किया इसमें फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी इस एक्ट के द्वारा। अब हम लोग जो नेक्स्ट हेडिंग डली हुई है फीचर्स ऑफ द एक्ट, मतलब अधिनियम की विशेषता क्या है, इस अधिनियम मतलब इस एक्ट की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मेड गवर्नर ऑफ बंगाल हेल्ड बाय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब कि जो बंगाल का गवर्नर जो था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल का पद का नाम दे दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। ठीक है। और सबसे पहले बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग थे। और फिर इसमें जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करने लगे। पहले स्वतंत्र काम करते थे पर अब जब ये गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, अब इसके अंतर्गत बंगाल को छोड़ करके मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर काम करने लगे। मतलब लॉर्ड वैरेन हेस्टिंग के अंदर ही काम करने लगे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें लिखा हुआ है ये इस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता 1774
कंप्रेजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जज। मतलब कि इसमें मुख्य न्यायाधीश एक थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, मतलब 4 जज चुने गए, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, और बाकी 3 अदर जज थे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, ये मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में यही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इतना ही पॉइंट आएंगे, इन्हीं में से ही अगर क्वेश्चन आएगा भी तो इन्हीं में से आएगा, तो इतनी जानकारी पर्याप्त है इस एक्ट में। अब हम लोग दूसरा एक्ट पढ़ते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट है क्या और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि ये एक्ट जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संवैधानिक अधिनियम 1781 को पारित किया, संशोधित अधिनियम 1781 को पारित किया, जिससे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया। मतलब पिट्स इंडिया एक्ट का दूसरा नाम जो है वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है। और फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। इसमें मैंने इंग्लिश में ये पॉइंट लिख दिया है, बाकी हिंदी में मैं बोल रहा हूँ। अब आप लोग हिंदी वाले भी इसको नोट कर लीजिएगा तो समझ में भी आएगा, और इंग्लिश वाले को लिए तो मतलब स्लाइड बना दिए मैंने, ठीक है। अब इसकी फैक्ट क्या, पहले आप समझ लीजिए कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या था। पिट्स इंडिया एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। और फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया, कब? 1784 में अस्तित्व में आ गया। अब इसके फैक्ट क्या क्या हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि निदेशक मंडल को कंपनी ने व्यापारिक मामलों के छूट दी थी, मतलब उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन राजनीतिक मामलों में नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया, एक संगठन का गठन कर दिया गया, नियंत्रण बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कि मतलब जो राजनीतिक मामले होंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी, और बाकी व्यापारिक मामलों में कंपनी को फैसले लेने के अधिकार दिए गए। और इसमें 2 पॉइंट और महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट वो है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश सरकार के अधीन भी कहा गया, अधीन क्षेत्र भी कहा गया। जो पहले भारत में जो कंपनी क्षेत्र जो कंपनी के अधीन थे उसको ब्रिटिश सरकार के भी अधीन पहली बार इसी एक्ट के द्वारा कहा गया था। अब दूसरा पॉइंट जो इसमें है वो ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है ये एक्ट। मतलब ब्रिटिश सरकार को भारत में जो कंपनी के कार्य करती थी और प्रशासनिक कार्य जो करती थी उसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती थी ये एक्ट, कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी पूर्ण नियंत्रण होगा कंपनी के कार्यों और प्रशासनिक मामलों में नियंत्रण करने का। वो भी देखेगी कि क्या फैसले ले रहे हैं सही है कि नहीं सही है कोई वो। और इसी एक्ट के द्वारा ही सबसे पहले देव शासन का चालू हुआ, देव शासन लागू हुआ, देव शासन की प्रारंभ हुआ, प्रक्रिया प्रारंभ हुई, देव शासन की प्रक्रिया जो थी वो प्रारंभ हुई। अब हम लोग बात करते हैं इस एक्ट में इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट जो थे ये इम्पोर्टेंट थे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। फिर ये इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो चार्टर एक्ट 1833 पढ़ेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण एक्ट था, इसमें भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, संशोधन किया गया इसमें। इसमें सबसे पहला जो संशोधन था, मतलब जो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट था वो ये है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद था वो अब भारत का गवर्नर जनरल पद के नाम से जाना जाएगा। मतलब कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल का पद भारत के गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तन कर दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्ति निहित थी, इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्ति निहित थी। अब हम लोग दूसरा पॉइंट इसमें है कि अधिनियम में पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जो ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। मतलब इस अधिनियम ने पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया जो ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर
पूर्ण नियंत्रक थी। और सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या था? लॉर्ड वारेन बेंटिक था। सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब इसमें सेकंड पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि गवर्नर बम्बई और मद्रास के गवर्नर की विधायिकी संबंधित शक्तियों को वंचित कर दिया गया। मतलब अब जो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको अब विधायिका शक्तियों से वंचित कर दिया गया और गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिकी शक्ति का असीमित अधिकार प्रदान कर दिया गया। मतलब मुंबई, मद्रास, बम्बई के गवर्नरों से शक्ति को वंचित कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में विधायिकी असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। विधायिकी के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। अब जो भी कानून या फैसले जो लेगा वो भारत के गवर्नर जनरल के ही अधीन ही फैसले होंगे। वो वही फैसले और या तो कोई नियम लागू करेगा। अब पहली बार इसमें बनाए गए जो कानून थे वो नियामक कानून कहलाए जाते थे, पर अब जब नए कानून आए तो उसके तहत जो बनाए गए कानून थे उसको एक्ट और अधिनियम कहा गया। और इसमें सबसे थर्ड पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सबसे पहली बार इसी एक्ट में चार्टर्ड एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन का प्रयास किया गया था। जो प्रतियोगिता सिविल सर्विसों के जो एग्जाम थे उसका सबसे पहली बार इसी चार्टर्ड एक्ट 1833 में ही शुरुआत हुई थी, मतलब प्रयास किया गया था। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। विरोध होने लगा किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो सिविल सेवकों के चयन की प्रक्रिया प्रतियोगिता जो आयोजन करनी थी वो विफल हो गई क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया और ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया। मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो 1853 के चार्टर्ड अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे और उसको आप लोग थोड़ा अपने तरफ से भी पढ़िएगा। बाकी हम आपको पढ़ाएंगे ही और हमारे साथ आप बने रहिए और सारे एक्ट हम आपको क्लियर करेंगे और पूरा कोर्स हम कराएंगे और अच्छे से समझाएंगे। आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार। और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।